नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि दोस्तों निम्मी के द्वारा जारी किया डीजीपी के द्वारा जारी किया गया ऑफिशियल जो फिटर सेकेंड ईयर का सैम्पल क्वेश्चन पेपर है उसी का ये सेट नंबर 3 है। यहाँ पर देखने वाले हैं टोटल जो आप लोगों को सीबीटी एग्जाम होगा दोस्तों 150 नंबर का पेपर होगा और इस पीडीएफ में से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आपके फंसने वाले हैं आपके सीबीटी एग्जाम में। टोटल 75 क्वेश्चन रहेगा, प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 नंबर का रहेगा, किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी आपके सीबीटी एग्जाम में। सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों आपका ट्रेड थ्योरी का प्रश्न आ जाता है। ट्रेड थ्योरी का दोस्तों जो आपको प्रश्न देखने को मिलेगा वो आपको 38 प्रश्न देखने को मिलेगा, जिसमें से दोस्तों आपका पहला प्रश्न यहाँ पर है कि स्टील की संरचना में 0% कार्बन है। तो स्टील की किस संरचना में 0% कार्बन होता है? तो वो रहता है दोस्तों फेराइट। फेराइट में दोस्तों कार्बन 0% होता है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है की का नाम क्या है? तो ये जो आपको दोस्तों की दिखाया गया है यह की आपका जो है दोस्तों आपका कहलाता है पैरेलल संक की। तो पैरेलल संक की यहाँ पर आपका पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन कहा गया है कि अनिलिंग का उद्देश्य क्या है? तो देखिए अनिलिंग करने का जो मेन उद्देश्य रहता है दोस्तों वह हम लोग यूज करते हैं अनिलिंग स्टील को नरम करने के लिए। ठीक है, स्टील को नरम करने के लिए हम लोग अनिलिंग करते हैं। चौथा क्वेश्चन है यदि गर्म स्टील को तेजी से ठंडा किया जाए तो संरचना का नाम क्या होगा? तो यदि गर्म स्टील को तेजी से ठंडा किया जाए तो जो संरचना का नाम होगा दोस्तों वो रहेगा आपका मार्टेनसाइट। यहाँ पर मार्टेनसाइट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है कि स्टील पर काटने की क्षमता और पहनने के प्रतिरोध को बढ़ाने के लिए कौन सी प्रतिक्रिया अपनाई जाती है? तो देखिए स्टील पर काटने की क्षमता और पहनने के प्रतिरोध को बढ़ाने के लिए यानी कि कटिंग एबिलिटी और वियर रेजिस्टेंस ऑफ स्टील को एडाप्ट करने के लिए जो हम लोग प्रोसेस यूज करते हैं वो प्रोसेस रहता है हमारा हार्डनिंग प्रोसेस। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर है छठा नंबर का कि कौन सी उष्मोपचार प्रक्रिया स्टील को मजबूती, कठोरता और लचीलेपन को प्रभावित करता है? तो उष्मोपचार प्रक्रिया जो स्टील की मजबूती, कठोरता और लचीलेपन को प्रभावित करता है वो आपका हार्डनिंग होता है। ठीक, तो स्टील को काटने की क्षमता और वियर करने की क्षमता ये जो है आपका ये भी पांचवें का यहाँ पर था हार्डनिंग वाला। ठीक, ये तो आप देखे ही हैं। अब ये सातवां क्वेश्चन है यहाँ पर कि समन प्रक्रिया में शीतलन की तेज दर प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो देखिए समन प्रक्रिया में शीतलन की तेज दर प्राप्त करने के लिए जो यूज किया जाता है वो रहता है दोस्तों आप लोगों का ब्राइन सोल्यूशन। यहाँ पर ब्राइन सोल्यूशन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए आठवां क्वेश्चन है। यहाँ पर कहा गया है कि नल और कतरनी ब्लेड का टेम्परिंग रंग कैसा होता है? देखिए नल और कतरनी ब्लेड का जो टेम्परिंग रंग होता है दोस्तों ये रहता है आप लोगों का भूरे कलर का। ठीक है, तो भूरा कलर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नौवां क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है कि 10 mm मोटाई वाली स्टील को कठोर बनाने के दौरान भिगोने का समय कितना होता है? तो 10 mm मोटाई वाली स्टील को कठोर बनाने के दौरान भिगोने का जो समय होता है वो रहता है आपका 5 मिनट। ठीक है, इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन है कि अनिलिंग के दौरान कार्बन स्टील की शीतलन दर क्या है? तो अनिलिंग के दौरान कार्बन स्टील की जो शीतलन दर होती है ये होता है दोस्तों आपका 100 डिग्री सेल्सियस से 150 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है कौन सा पदार्थ नरम और लचीला है लेकिन तुलनात्मक रूप से कमज़ोर है? तो जो पदार्थ नरम और लचीला है लेकिन तुलनात्मक रूप से कमज़ोर है वो रहता है आपका दोस्तों फेराइट। तो यहाँ पर फेराइट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है कि 0.84% कार्बन स्टील किसे कहा जाता है? तो 0.84% कार्बन स्टील ये जो कहा जाता है दोस्तों आपका परलाइट स्टील को कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है सीमा गेज का नाम बताना है। तो ये जो आपको लिमिट गेज दिखाया गया है ये लिमिट गेज दोस्तों आपका कहलाता है यहाँ पर प्रोग्रेसिव प्लग गेज। ठीक है, तो प्रोग्रेसिव प्लग गेज आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रिंग गेज का उद्देश्य क्या होता है? देखिए दोस्तों जो रिंग गेज यूज हम लोग करते हैं उसका मेन पर्पज होता है टू चेक द शाफ्ट डायमीटर। शाफ्ट व्यास की जांच करने के लिए हम लोग रिंग गेज का उपयोग करते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है गेज का नाम बताना है, ये कौन सा गेज है? तो दोस्तों ये जो आपको गेज दिखाया गया है यह आपका कहलाता है टेपर रिंग गेज। यहाँ पर आपका तीसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा टेपर रिंग गेज। 16 नंबर क्वेश्चन कहा गया है गेज का नाम क्या है? तो दोस्तों ये जो आपको गेज दिखाया गया है यह गेज आपका दोस्तों कहलाता है स्क्रू थ्रेड प्लग गेज। ठीक है, यहाँ पर दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा स्क्रू थ्रेड प्लग गेज।
डबल रो बॉल बियरिंग का उद्देश्य क्या है? तो देखिए जो डबल रो बॉल बियरिंग होता है इसका प्रयोग दोस्तों हम लोग यूज करते हैं रेडियल और थ्रस्ट भार को उठाने के लिए। ठीक है, 19 का यहाँ पर दोस्तों चौथा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर 17 का चौथा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन है, दिखाए गए बियरिंग का नाम क्या है? तो ये जो आपको दोस्तों बियरिंग दिखाया गया है यह बियरिंग आपका दोस्तों कहलाता है नीडल बियरिंग। ठीक है, तो नीडल बियरिंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, यक्ष से चिन्हित भाग का नाम क्या है? तो यहाँ पर दोस्तों जो आपको यक्ष पार्ट यहाँ पर ये दर्शाया गया है, यह यक्ष पार्ट दोस्तों आपका कहलाता है बाल सेपरेटिंग गेज नहीं रहेगा, ये केज रहेगा। ठीक है, तो बाल सेपरेटिंग केज यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि जाल। 20 नंबर क्वेश्चन कहा गया है कि हल्के भार और कम गति अनुप्रयोग के लिए कौन सी बेयरिंग सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो देखिए हल्के भार और कम गति अनुप्रयोग के लिए जो बेयरिंग मटेरियल यूज करते हैं वह बेयरिंग मटेरियल होता है आपका कास्ट आयरन यानी कि ढलवा लोहा। 21 नंबर क्वेश्चन है कि बेयरिंग भार को अपनी धुरी के समानांतर वहन करता है। तो जो बेयरिंग भार को अपनी धुरी के समानांतर वहन करता है वो रहता है आपका थ्रस्ट बेयरिंग। यहाँ पर आपका थ्रस्ट बेयरिंग करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, उच्च अक्षीय थ्रस्ट भार लेने के लिए किस प्रकार के बेयरिंग का उपयोग किया जाता है? देखिए उच्च अक्षीय थ्रस्ट भार लेने के लिए जो हम लोग बियरिंग यूज करते हैं वह बियरिंग होता है दोस्तों आपका टेपर्ड रोलर बियरिंग। तो टेपर्ड रोलर बियरिंग यहाँ पर दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, दिखाया गया बियरिंग का नाम क्या है? तो देखिए दोस्तों यहाँ पर चित्र में आपको जो बियरिंग दिखाया गया है इस बियरिंग का नाम बताना है। तो ये जो बियरिंग है दोस्तों आपका थ्रस्ट बियरिंग कहलाता है। ठीक, तो थ्रस्ट बियरिंग का ये दोस्तों आपको फिगर दिया गया है। 24 नंबर क्वेश्चन है, बियरिंग का नाम बताना है। तो ये जो आपको बियरिंग दिखाया गया है दोस्तों यह बियरिंग आपका स्प्लिट बियरिंग कहलाता है। 24 यहाँ पर पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा स्प्लिट बियरिंग। 25 नंबर क्वेश्चन है कि सीमित बियरिंग स्थान में किस बियरिंग का उपयोग करते हैं? तो सीमित बियरिंग स्थान में जिस बियरिंग का हम लोग यूज करते हैं वह रहता है दोस्तों हम लोगों का नीडल बियरिंग। अब 26 नंबर क्वेश्चन है कि एल्युमिनियम मिश्र धातु बियरिंग में बियरिंग और जनरल के बीच अतिरिक्त क्लियरेंस क्यों दी जाती है? तो एल्युमिनियम मिश्र धातु बियरिंग में बियरिंग और जनरल के बीच जो अतिरिक्त क्लियरेंस दी जाती है वह दिया जाता है हाई थर्मल एक्सपेंशन पर काबू पाने के लिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर है दोस्तों 27 नंबर का क्वेश्चन, कहा गया है गेज का नाम क्या है? तो ये जो दोस्तों आपको चित्र में गेज दिखाया गया है यह गेज आपका दोस्तों कहलाता है एडजस्टेबल स्नैप गेज। अब देखिए यहाँ पर 28 नंबर क्वेश्चन है, दर्शाए गए गेज का नाम क्या है? तो देखिए दोस्तों यहाँ पर दर्शाया गया गेज जो यहाँ पर है यह आपका दोस्तों गेज कहलाता है थ्रेडेड स्नैप गेज। तो थ्रेडेड स्नैप गेज यहाँ पर तीसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, यक्ष के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? तो देखिए यहाँ पर जो यक्ष पार्ट आपको दोस्तों दर्शाया गया है यह आपका दोस्तों कहलाता है वर्कपीस यानी कि अवयव। ठीक है, तो 29 का यहाँ पर चौथा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, यक्ष से चिन्हित भाग का नाम बताना है। तो ये जो यक्ष पार्ट है दोस्तों यह आपका कहलाता है बाल केज। देखिए जो आया तो मैं आपको सुधार करने के लिए बोला था वही केज है ये यानी कि जाल। 31 नंबर क्वेश्चन है कि बियरिंग का नाम क्या है? तो देखिए जो आपको बियरिंग दिखाया गया है ये बियरिंग दोस्तों आपका कहलाता है यहाँ पर स्पेशल थ्रस्ट बियरिंग। ठीक है, स्पेशल थ्रस्ट बियरिंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है कि बियरिंग का नाम बताना है। तो ये जो बियरिंग है दोस्तों यह आपका कहलाता है यहाँ पर सेल्फ अलाइनिंग रोलर कॉन्टैक्ट बियरिंग, स्वयं संरेखित रोलर संपर्क बियरिंग। 33 नंबर क्वेश्चन है, बियरिंग का नाम क्या है? तो देखिए आपको जो बियरिंग है यहाँ पर दिखाया गया इस बियरिंग का नाम बताना है। यह है आपका सेल्फ अलाइनिंग बॉल बियरिंग। अब देखिए यहाँ पर है बियरिंग का नाम बताना है। तो ये कौन सा बियरिंग है? तो ये है दोस्तों आपका बियरिंग जो है ये आपका सेल्फ अलाइनिंग बुश बियरिंग है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 35 नंबर क्वेश्चन है, यक्ष चिन्हित भाग का नाम बताना है। यहाँ पर दोस्तों जो यक्ष पार्ट दर्शाया गया है यह आपका कहलाता है पुलर प्लेट, खींचने वाला प्लेट यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है, शाफ्ट के मामूली मिस अलाइनमेंट को समायोजित करने के लिए किस बॉल बेयरिंग का उपयोग किया जाता है?
तो मामूली से मिस अलाइनमेंट को समायोजित करने के लिए जो हम लोग बॉल बियरिंग यूज करते हैं वह रहता है सेल्फ अलाइनिंग बॉल बियरिंग। किस बॉल बेयरिंग की ऊष्मीय चालकता यानी कि थर्मल कंडक्टिविटी कम होती है? तो जिस बेयरिंग की ऊष्मीय चालकता यानी कि थर्मल कंडक्टिविटी कम होती है वह लेमिनेटेड फेनोलिक्स होता है। 38 नंबर क्वेश्चन है कि उच्च तापमान और उच्च भार वहन क्षमता पर कौन सा मिश्र धातु बेयरिंग काम करता है? तो ये जो काम करता है वो रहता है आपका कॉपर लेड एलॉय। यहाँ पर ट्रेड थ्योरी का क्वेश्चन समाप्त होता है। वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के 6 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। कह रहा ऊष्मा उपचार की विभिन्न चरण क्या हैं? तो हीटिंग से यहाँ पर जो होते हैं ऊष्मा उपचार के विभिन्न चरण जो होते हैं, तो यहाँ पर जो होता है दोस्तों, यहाँ पर रहता है आपका हीटिंग, सोकिंग और क्विंचिंग। ठीक है, हीटिंग, सोकिंग और क्विंचिंग। 40 नंबर क्वेश्चन, उस संरचना का नाम क्या है यदि स्टील को 723 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है? तो यदि स्टील को 723 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे तो जो संरचना हमको प्राप्त होता है वह ऑस्टेनाइट संरचना प्राप्त होती है। अब देखिए अगला यहाँ पर क्वेश्चन है यहाँ पर 41 नंबर का कि टेम्परिंग प्रक्रिया करते समय एक धातु के टुकड़े को 250 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है, उस धातु के टुकड़े का रंग क्या होगा? तो टेम्परिंग प्रक्रिया करते समय एक धातु के टुकड़े को 250 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे तो धातु के टुकड़े का जो रंग होगा वो होगा आपका ब्राउन कलर। यहाँ पर भूरा कलर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा प्राधिकरण दरों की अनुसूची को प्रकाशित करता है? तो जो प्राधिकरण दरों की अनुसूची को प्रकाशित करता है वो रहता है आपका गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, सरकारी विभाग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है, पुस्तिका का नाम क्या है जिसमें विभिन्न दरों का संकेत दिया जाता है? तो जिसमें विभिन्न दरों का संकेत दिया रहता है वो रहता है आपका प्राइस कैटालॉग यानी कि मूल्य सूची, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है, इंजीनियरिंग कार्यों में कौन सा पॉकेट रेफरेंस का दूसरा शब्द क्या है? तो पॉकेट रेफरेंस का जो दूसरा शब्द होता है दोस्तों वो रहता है आपका हैंडबुक। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर इंजीनियरिंग ड्राइंग का यहाँ पर 6 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन, पाइप काटने डाई आमतौर पर है? तो पाइप काटने के लिए जो डाई जनरली यूज की जाती है वो रहता है दोस्तों आपका डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, वह 2 भागों में विभाजित होती है। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए 46 नंबर का क्वेश्चन है कि बट ज्वाइंट के लिए किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है? तो देखिए दोस्तों जो बट ज्वाइंट होता है इसके लिए जो हम लोग सिंबल यूज करते हैं वो रहता है दोस्तों यहाँ पर इस तरीके से। ठीक है, ये बट और ये आपका लैप होता है, तो ये लैप होता है और ये बट होता है, तो बट का पूछा था, तीसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है लैप ज्वाइंट के लिए, यहाँ पर पहला आंसर हो जाएगा 47 जो कि मैंने आपको बताया अभी। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, देखिए कहा गया कि इस प्रकार का अनुभाग एक ब्रेक लाइन द्वारा सीमित है। जो अनुभाग एक ब्रेक लाइन द्वारा सीमित है वह दोस्तों यहाँ पर कि ब्रोकन आउट सेक्शन, तो ब्रोकन टूटा हुआ अनुभाग यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन का आगे, इस प्रकार के अनुभाग का उपयोग करके सीमित वस्तु को प्रभावी ढंग से किसमें दिखाया जा सकता है? तो प्रभावी ढंग से अगर देखना है तो यहाँ पर हाफ सेक्शन का यूज करेंगे हम लोग। 50 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि इस प्रकार के खंड में वस्तु को 1/4 भाग हटा दिया जाता है, तो 1/4 भाग जिसमें हटाया जाता है वह हाफ सेक्शन होता है। क्या अब देखिए यहाँ पर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल आ गया, 25 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन है, वर्क प्लेस के भीतर कुछ इनफॉर्मल स्थितियाँ होती हैं, वो कौन सी हैं? तो ये इनफॉर्मल स्थितियाँ जो होती हैं कि हैविंग ए मील इन द ऑफिस कैंटीन, ऑफिस कैंटीन में भोजन करना। 52 नंबर क्वेश्चन है कि वर्क प्लेस पर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का लाभ क्या है? तो देखिए वर्क प्लेस पर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का जो लाभ होता है वह लोगों के साथ मिलकर बेहतर ढंग से काम करने में मदद मिलता है। 53 नंबर क्वेश्चन है कि किसी को वर्कर के साथ इनफॉर्मल कन्वर्सेशन में दी गई जानकारी में से एक है। तो ये जो है दोस्तों यहाँ पर आस्किंग अबाउट देयर हाउस, उनके घर के बारे में पूछना, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन है, यदि कोई सहकर्मी किसी कार्य के लिए सहायता मांगता है तो प्रतिक्रिया देने का उचित तरीका क्या है? तो यदि कोई सहकर्मी किसी कार्य के लिए सहायता मांगता है तो प्रतिक्रिया देने का जो उचित तरीका है वो है कि जरूर मैं मदद कर सकता हूँ, आपको किस चीज़ की ज़रूरत है? ठीक है, श्योर आई कैन हेल्प, व्हाट डू यू नीड। 55 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया कार्यस्थल पर शिष्टाचार यानी कि एटिकेट क्या है? तो देखिए कार्यस्थल पर शिष्टाचार या एटिकेट जो है ये है कि उचित व्यवहार और कार्यस्थल व्यवसायिक यानी कि प्रोफेशनलिज्म। 56 नंबर क्वेश्चन है, किसे कार्यस्थल पर उचित व्यवहार माना जाता है? तो कार्यस्थल पर उचित व्यवहार जो माना जाता है वह रहता है कि मेंटेन ए क्लीन वर्क स्पेस, स्वच्छ कार्यस्थल बनाए रखना।
अच्छे कार्यस्थल कौशलों में से एक क्या है? तो देखिए अच्छे कार्यस्थल कौशलों में से जो होता है वह कार्यस्थल को साफ सुथरा रखना। किसी ऑफिशियल मीटिंग में निम्न में से कौन सा कार्यस्थल का उचित शिष्टाचार दर्शाता है? तो ये दर्शाता है कि फ़ोन को साइलेंट मोड पर रखना और डिस्कशन में सक्रिय रूप से भाग लेना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 59 नंबर का, यदि सहकर्मी किसी अन्य सहकर्मी के बारे में गॉसिप कर रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए? तो वहाँ पर फील करना चाहिए कि गॉसिप करना कार्यस्थल पर अनुचित व्यवहार है। 60 नंबर यहाँ पर देखिए क्वेश्चन कहा गया है कि निम्न में से कौन सा कथन अच्छी टीम वर्क को दर्शाता है? तो देखिए जो अच्छी टीम वर्क को दर्शाता है वो रहता है एक समान लक्ष्य की दिशा में मिलकर काम करना। 61 नंबर क्वेश्चन है कि टीम वर्क के लिए कौन सा आवश्यक है? तो देखिए टीम वर्क के लिए जो आवश्यक है वो है आपका प्रॉपर कम्युनिकेशन, उचित कम्युनिकेशन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन है टीम के अन्य साथियों के साथ किस प्रोजेक्ट पर काम करते समय इनमें से एक अच्छा टीम प्लेयर बनता है? तो अच्छा टीम प्लेयर जो बनता है वो रहता है टीम को तेज़ी से काम करने में मदद करने के लिए आइडियाज शेयर करना। 63 नंबर क्वेश्चन है आपकी टीम ने एक चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट सफलतापूर्वक पूरा किया है, आपको सफलता का जश्न कैसे मनाना चाहिए? तो ये मनाना चाहिए दोस्तों आपका कि मदद करने के लिए अपने समूह के सभी लोगों को धन्यवाद करना चाहिए। यहाँ पर 63 का यहाँ पर चौथा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन है यदि टीम का कोई साथी अपना निर्धारित कार्य पूरा करने में संघर्ष कर रहा है तो आपको क्या करना चाहिए? तो यदि टीम का कोई साथी अपना निर्धारित कार्य पूरा करने में संघर्ष कर रहा है तो आपको करना चाहिए कि उनको टास्क को पूरा करने के लिए उन्हें हेल्प और सपोर्ट करना चाहिए। 65 नंबर क्वेश्चन है प्रौद्योगिकी में तेजी से बदलाव से प्रभावित है। तो प्रौद्योगिकी में तेजी से जो बदलाव से जो प्रभावित है वो है कि फ्यूचर ऑफ वर्क, कार्य का भविष्य। 66 नंबर क्वेश्चन है आप किन तरीकों से अपनी टेक्नोलॉजी स्किल में सुधार कर सकते हैं? तो देखिए आप जिन तरीकों से अपनी टेक्नोलॉजी स्किल में सुधार कर सकते हैं वो रहता है आपका सोशल मीडिया, ऑनलाइन डिजिटल टूल, इन सब से। ठीक है। गिग अर्थव्यवस्था क्या है? तो देखिए जो गिग अर्थव्यवस्था होता है दोस्तों ये कार्य का एक सिस्टम जहाँ लोग पार्ट टाइम अपना जॉब करते हैं। गिग श्रमिकों के लिए नौकरी खोजने का एक शानदार तरीका कौन सा है? तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और ऐप यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन है कौन से एक स्वरोजगार विचार है? सेल्फ एम्प्लॉयड आइडिया जो है वो आपको बताना है। तो सेल्फ एम्प्लॉयड जो आइडिया है ये फ्रीलांसिंग सर्विस, बुटीक ओनर और होम कैटरिंग सर्विस। यहाँ पर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। माइग्रेशन ऑफ वर्क मीन्स काम के स्थानांतरण का अर्थ क्या है? तो काम के स्थानांतरण का अर्थ है कि नौकरी ढूंढने के लिए किसी दूसरे स्थान पर जाना। 71 नंबर क्वेश्चन है कि प्रवास करने से पहले विचार करने योग्य महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो देखिए प्रवास करने से पहले विचार करने योग्य जो महत्वपूर्ण कारक होता है दोस्तों वो रहता है कॉस्ट ऑफ लिविंग, जीवन व्यापन की लागत। स्किल इंडिया डिजिटल क्या है? तो देखिए स्किल इंडिया डिजिटल जो है ये आपका सीखने और करियर संसाधन के लिए एक मंच है। 73 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कहा गया है कि एक डिजिटल CV बनाना और उसे QR कोड के साथ साझा करना क्या है? तो यह है आपका कि योर डिजिटल आइडेंटिटी, आपकी डिजिटल पहचान। 74 नंबर क्वेश्चन है कि जैव कचरे को फेंकने से पहले कागज और प्लास्टिक को अलग करना क्या है? देखिए जैव कचरे को फेंकने से पहले कागज और प्लास्टिक को अलग करना जो है यह है आपका ग्रीन माइंडसेट। 75 नंबर क्वेश्चन है ग्रीन माइंडसेट के लिए अच्छा अभ्यास क्या है? तो यह है कि कचरे को अलग करें और उसका पुनर्चक्रण करें। तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो निम्मी के द्वारा या DGT के द्वारा जारी किया गया तीनों सेट था फिटर सेकेंड ईयर का वो कंप्लीट होता है। बाकी और प्रीवियस ईयर का पेपर और मैराथन वीडियो आपको देखने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप लोग जाके वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।